हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS फर्स्ट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मई 2026 के करंट अफेयर एनालिसिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज है द UAPA बेल कॉनड्रम एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी UAPA जमानत की पहली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज एक कथित नार्को आतंकवाद यानी नार्को टेररिज्म के मामले में एक कश्मीरी व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायालय ने इस बात को फिर से दोहराया कि मुकदमे के बिना लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था दोस्तों, ये GS पेपर 2 से संबंधित है और आर्टिकल में मतलब द हिंदू के आर्टिकल में ये आया था। और इस आर्टिकल में द हिंदू में क्या क्या तर्क और क्या क्या बातें कही गई है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ प्रमुख संवैधानिक और कानूनी सिद्धांत इसमें है, तो पहला है स्ट्रिंजेंट सेक्शन 43D5 यानी कठोर धारा 43D5। तो दोस्तों, सामान्य आपराधिक कानून के तहत जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। हालांकि UAPA की धारा 43D5 इस सिद्धांत को पूरी तरह पलट देती है। इसके तहत यदि अदालत को केस डायरी या चार्जशीट के आधार पर पहली नजर में यानी प्राइम फेसिया आरोपी के खिलाफ मामला सही प्रतीत होता है तो अदालत उसे जमानत नहीं दे सकती। यह एक तरह से आरोपी पर ही खुद को बेकसूर साबित करने का उल्टा बोझ डाल देती है। मतलब ऐसे हमारा कानून क्या कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक वो आरोपी नहीं है, तब तक वो बेकसूर होता है। लेकिन यहाँ पर UAPA के तहत वो उसके ऊपर आरोप लगते ही वो आरोपी भी हो जाता है और उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है, न कि कानून को बताना पड़ता है कि ये क्यों गुनहगार है। अब बात करेंगे द क्लैश ऑफ प्रेसिडेंट यानी न्यायिक निर्णयों का टकराव क्या है। तो पहला है वटाली जजमेंट 2019। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ये व्यवस्था दी थी कि जमानत देते समय अदालतों को प्रोसिक्यूशन की कहानी को स्वीकार करना होगा और वे सबूतों की गहरी जांच या मिनी ट्रायल यानी छोटा मुकदमा नहीं कर सकती। इस फैसले ने UAPA के तहत जमानत मिलना लगभग असंभव बना दिया था। फिर दूसरा है KA नजीब निर्णय 2021। तो दोस्तों, इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक अपवाद निकाला। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुकदमों में अत्यधिक देरी, जहां एक विचाराधीन कैदी बिना किसी निश्चित समय सीमा के सालों तक जेल में बिताता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में वैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद संवैधानिक अदालतें जमानत दे सकती हैं और इस बार भी वही हुआ है। अब UPSC के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं जो मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकता है लिखना। तो पहला है द प्रोसेस इज द पनिशमेंट डायलेमा, यानी प्रक्रिया ही सजा है। इसकी क्या दुविधा है, इसके बारे में बात करूं। तो दोस्तों, UAPA के तहत जांच जटिल होने के कारण मुकदमे सालों साल खींचते रहते हैं, इसलिए जमानत न मिलने से मुकदमे से पहले की हिरासत वास्तव में एक अघोषित सजा में बदल जाती है। और दूसरा है न्यायपालिका का संतुलनकारी कार्य, जुडिशियल बैलेंसिंग एक्ट। न्यायपालिका लगातार एक पतली कतार पर चल रही है, जहां उसे एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा यानी आर्टिकल 19 के तहत संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी है, तो दूसरी तरफ बुनियादी मानवाधिकार यानी आर्टिकल 21 को भी बनाए रखना है। सो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं आप नोट कर लीजिए। स्पेशली जो सेकंड स्लाइड था जिसमें कुछ निर्णय जो न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, उससे आप खाली उसका नाम मेंशन कर देंगे अगर एग्जाम में, तो भी काफी हो जाएगा। अगला न्यूज है इंडिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड द एनर्जी इंपोर्ट क्राइसिस। दोस्तों, ये बहुत मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन या हर रोज ही द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हर जगह ये छप रहा है। तो 2026 में तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, 27 में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई इसे इग्नोर मत करना। तो इसका मतलब क्या है, भारत के रणनीतिक भंडार और ऊर्जा आयात संकट। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल अनलर्न लेसन्स और द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड कॉलम ने भारत के बढ़ते आयात बिल, भारतीय रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर यानी लगभग 96.4 रुपीज तक गिरने और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी समुद्री संकट के बीच भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की कमियों पर गंभीर चिंता जताई है। अब दोस्तों, हम लोग मुख्य मुद्दे क्या हैं, इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक पॉइंट। तो दोस्तों, वैश्विक कच्चे तेल का 5वां हिस्सा यानी 20% इसी मार्ग से गुजरता है। ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण कड़ा करने से तेल की कीमतों पर भारी दबाव है। हालांकि अमेरिका ने वैश्विक आपूर्ति को स्थिर करने के लिए रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिन हाजिर बाजार मतलब स्पॉट इंपोर्ट पर भारत की उच्च निर्भरता इसे इस संकट के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। और वो क्यों है आपको पता होना चाहिए। हमारा 50% ऑयल हो गया, ऑलमोस्ट 90% LPG
ये सब जो है वो इसी स्टेट से होकर आती, इसी क्षेत्र से होकर आती। तो सबसे ज़्यादा खतरा तो हमारे भारत पर ही है। और दूसरा अगर है तो वो इनएडुकेट SPR कैपेसिटी की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत का रणनीतिक कच्चे तेल का भंडार जो विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर में है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी केवल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, यानी MMT बोलते हैं। यह भारत के कच्चे तेल की जरूरतों के लिहाज से केवल 9.5 दिनों के लिए ही पर्याप्त है। इसके विपरीत IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देश 90 दिनों का आपातकालीन भंडार बनाए रखते हैं। तो सोचो, कहाँ 90 दिन का बनाए रख रहे हैं और कहाँ हम सिर्फ 9.5 दिन का। और यही सबसे बड़ी कमी है भारत देश की कि हमने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण पर उतना कार्य नहीं किया है अभी तक। अब बात करेंगे इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की, ट्रेड डेफिसिट एंड करेंसी की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से कच्चे तेल, सोने, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात की असमान छूती लागत एक बड़े व्यापार घाटे को जन्म दे रही है। इस ढांचागत असंतुलन के कारण भारतीय रुपया लगातार 7 दिनों तक गिरा है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को चुनौती मिल रही है और देश में दीर्घकालिक महंगाई का खतरा मंडरा रहा है। ये तो हम देख ही रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो रहा है। अभी पेट्रोल डीजल के प्राइस भी महंगे हो गए, सोना तो आसमान छू रहा है, गरीबों की पहुंच से दूर हो चुका है सोना। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ये आप अगर कुछ सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगला न्यूज है अर्बन एक्सट्रीम हीट एंड द एल्गी ट्री सॉल्यूशन। दोस्तों, ये GS पेपर 3 से रिलेटेड है और कॉन्टेक्स्ट क्या पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान से जूझ रहे हैं और द हिंदू के एडिटोरियल कूलिंग डॉक्ट्रिन में तर्क दिया गया है कि सुरक्षित इंडोर तापमान तक पहुंच को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ भोपाल में भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित शैवाल वृक्ष यानी एल्गी ट्री का उद्घाटन जैसी तकनीकी पहल भी सामने आ रही है। दोस्तों, ये PCS के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हाँ, UPSC में भी इसे स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के अभी यहाँ भोपाल है, वो इंदौर बोल देगा, वो मुंबई बोल देगा, दिल्ली बोल देगा, कोई भी अन्य सिटी का नाम ले सकता है कि यहाँ पर भारत के पहले सौर संचालित शैवाल वृक्ष का उद्घाटन किया गया। या फिर PCS में तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा है शैवाल वृक्ष, भारत में सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित शैवाल वृक्ष कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना भोपाल है। अब आगे बात करते हैं इस एडिटोरियल में आगे क्या क्या बात, कौन कौन से मुख्य पॉइंट बताए गए हैं जो UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हाउ इट वर्क, यानी ये कैसे काम करता है। दोस्तों, शैवाल वृक्ष सौर ऊर्जा से संचालित स्थानीय बायोरिएक्टरों के भीतर विकसित सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गी संस्कृतियों का उपयोग करता है। दूसरा, पर्यावरण पर इसका प्रभाव क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो सूक्ष्म शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जमीनी पेड़ों की तुलना में 10 से 50 गुना अधिक प्रभावी ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। वे हवा से हानिकारक शहरी सूक्ष्म कणों यानी PM 2.5 और PM 10 को फिल्टर करते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे घने शहरी इलाकों में अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस, नोट कर लीजिएगा, ताकि प्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।